नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों की खबर देख रहे हैं आप। रोज की तरह शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जो पूरे दिन चर्चा में रही। अब ये वीडियो जो आपके सामने आ रहा है, ये वीडियो महाराष्ट्र के पालघर से आया है, जहां जान हथेली पर रखकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए यहाँ के बच्चों को राखड़ी नदी को पार करना पड़ता है। इस वक्त पानी बहुत ज्यादा होने के कारण बच्चे नदी पर बने बांध जा रहे हैं। अगर ये बच्चे सड़क के रास्ते जाएं तो इन्हें नदी का चक्कर लगाकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल मांग पूरी नहीं हो पाई है। और राजस्थान के धौलपुर में भी ऐसी एक तस्वीर आज सामने आई। बच्चे वहां खटोले और ट्यूब पर सवार होकर पार्वती नदी के उस पार स्कूल जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए जाने वाले बच्चों को कई किलोमीटर लंबे रास्ते से बचने के लिए इस तरह नदी को पार करना पड़ता है। बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या घर गृहस्थी का सामान खरीदने बाजार जाना हो, स्थानीय लोग इसी तरह से नदी पार करते हैं। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों ने कई बार पुल बनाने की मांग की है, लेकिन उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन मिला। देश भर में इन दिनों बरसात जारी है। नदी नाले तालाब भरे हुए हैं। हाल ये कि तालाबों में रहने वाले जीव अब रिहायशी इलाकों में घुसने लगे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं, जहां तेज बारिश के बाद खोड़ गांव में एक 6 फुट लंबा मगरमच्छ घुस आया, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। वहां रह रहे किसानों का कहना है कि मगरमच्छ उनके सामने एक सियार को निगल गया। तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा गया। आसपास के गांव में अब भी दहशत बरकरार है। और भारी बारिश के बीच उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। एक तस्वीर सोनप्रयाग से सामने आई है, जहां केदारनाथ धाम के दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे। इसी बीच सोनप्रयाग में भूस्खलन हो गया। करीब 40 यात्री फंस गए। यात्रियों के फंसने की जानकारी मिलते स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड में आ गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से मलबा पहाड़ों से नीचे आया है और यात्रियों को कितनी मुश्किलों से रेस्क्यू कर यहां से बाहर निकाला गया। और बात वाराणसी की। वाराणसी के शिवपुर चौराहे पर गुरुवार दोपहर सड़क धंस गई, जिससे करीब 15 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। इसके तुरंत बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह चौराहा वाराणसी के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है। कुछ दिन पहले ही ये सड़क दोबारा बनी थी, लेकिन पहली बरसात में धंस गई। मौके पर चारों ओर नाकेबंदी अब कर दी गई है। और बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नीमच में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव है, जिसकी वजह से एक हादसा हो गया। सड़क पर चलती स्कूटी पानी से भरे गड्ढे में समा गई। हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की जान बच गई। स्कूटी चालक को इस बात का आभास नहीं था कि सड़क के बीच इतना बड़ा गड्ढा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी को गड्ढे से निकालने में लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी। और आइए अब खबरों की खबर की शुरुआत करते हैं। विस्तार से तमाम खबरों को बारी बारी से बताते हैं जो आज दिन भर खबरों में रही, और इन बड़ी खबरों के पीछे की खबर क्या है उसकी भी आइए खबर लेते हैं। महाराष्ट्र के भाषा विवाद से कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे मराठी के नाम पर एक दुकानदार, जो कि राजस्थान से मुंबई में आया था काम करने, एक दुकानदार को मनसे यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने 8 थप्पड़ मारे। लेकिन थप्पड़ की गूंज के बीच महाराष्ट्र की सरकार मौन रही। आज हम सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के मंत्री, नाम भी जान लीजिए, योगेश कदम का बयान सुनाते हैं। योगेश कदम शिवसेना कोटे से देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री हैं। योगेश कदम को इस बयान को सुनते वक्त ये याद रखिएगा कि योगेश कदम को जनता ने चुनकर भेजा है। योगेश कदम ने मंत्री की शपथ लेते हुए ये कहा है कि वो सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान और विधि के अनुसार भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना न्याय करेंगे। पहले आप मंत्री जी का ये बयान सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा हो एक
बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा आप हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। योगेश कदम के बारे में याद दिला दूं, देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री हैं। एक नाथ शिंदे की पार्टी जो शिवसेना चलाती है उसके विधायक हैं और इस वक्त वहां पे सरकार में मंत्री भी हैं। योगेश कदम महाराष्ट्र के डापोली सीट से जीतकर मंत्री बने हैं। उन्हें 53% से ज्यादा लोगों ने वोट देकर इस बार जिताया है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ मराठी बोलने वालों ने ही वोट दिया होगा, लेकिन उनका कहना है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। तो आखिर योगेश कदम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर क्यों उनकी सरकार एमएनएस की मनमानी पर लगभग एमएनएस के ही सुर में सुर मिलाती दिख रही है? क्योंकि ये बात समझ में आती है कि ये मुद्दा पूरा ऐसा हो गया है कि कोई भी मनसे के खिलाफ नहीं बोलता दिखना चाहता। और शायद यही वजह है कि मनसे के नेता जो कथित तौर पर गुंडागर्दी करते, थप्पड़ मारते देखे गए, उनको बल मिल रहा है इस तरह की हरकतें करने के लिए, क्योंकि मंत्री जी का साथ जो उनके साथ है। लगता है इस थप्पड़ की गूंज से महाराष्ट्र सरकार को कोई खास परेशानी नहीं हो रही। अगर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार इस तिरस्कार को महसूस कर रही होती तो उसके मंत्री ऐसी अकड़ नहीं दिखाते। जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर, जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। यहाँ सब एटीट्यूड में है। महाराष्ट्र के मंत्री एटीट्यूड में है कि आप जिधर आए तो आपको मराठी आना जरूरी है। थप्पड़ मारने वाले थप्पड़ चलाने के बाद भी एटीट्यूड में है। तो आपने मराठी के लिए उसने नहीं मराठी ना के लिए मारेगा। जो गलत व्यवहार करेगा तो हमारे को ना फर्क नहीं पड़ता है, गुनाह दाखिल होने से। मराठी के मुद्दे के लिए हम लोग गुनाह लेने के लिए तैयार है। थप्पड़ चलाते वक्त जो एटीट्यूड था वो तो आपने देख ही लिया। एनडीटीवी ने एमएनएस के इन थप्पड़बाजों को पहचान भी लिया है। यह है प्रमोद नीलेकर, यह है अक्षय साल्वी और यह है करण कंडागीरे। प्रमोद नीलेकर, अक्षय साल्वी और करण कंडागीरे के अलावा सचिन सालुंखे और अमोल पाटिल की भी तस्वीर देख लीजिए। लेकिन दिलचस्प यह है कि एमएनएस के इन थप्पड़बाजों पर पुलिस भी सुस्त है और सरकार भी। वजह समझना शायद बहुत मुश्किल नहीं है। इलाके की पुलिस ने 7 आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, लेकिन पहुंची सिर्फ 4। 3 को पुलिस ने नोटिस भेज दिया। थाने में हाजिरी लगाने के बाद चारों बाइज्जत अपने घर लौट गए। एनडीटीवी ने उस थप्पड़बाज से भी सवाल पूछे जिसे थाने में बुलाया गया था। कैमरे पर उसकी दलीलें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मराठी भाषा के लिए मारा, उसने क्या आंसर दिया वो देखा तुमने? उनका जो अकड़ था वो देखा? क्या बोला हाँ, उन्होंने? वो बोले कि मराठी सिखाओ हम लोग को आके, तो हम लोग को वो काम बचा है। उसने बोलना चाहिए कि बाबा मराठी मेरे को मराठी ना बोलने के लिए आप मार सकते, लेकिन आप मराठी सिखा नहीं सकते। तो हम लोग को वो काम है क्या मराठी सिखाने का? हम लोग को काम धंधा काम है मराठी के लिए मारना। वो काम धंधा करेंगे, तो ये काम धंधा है करेंगे, वो पैसा कमाएंगे और हम लोग उनको मराठी सिखाओ। ये थोड़ी बात होती है। आपने सबका एटीट्यूड देख लिया। जिस आदमी ने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया उसका नाम है बाबूलाल चौधरी। वो दुकानदार जो निरीह बनकर घिरा रहा और मराठी के नाम पर थप्पड़ खाता रहा। महाराष्ट्र में ना इतना महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? भाषा के नाम पर भय फैलाने की बात कह रहे हैं कि मराठी क्यों नहीं बोलोगे। महाराष्ट्र के मंत्री भी कह रहे हैं कि मराठी तो बोलनी पड़ेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो आपको मराठी आना जरूरी है। तो एक राजस्थान से आए दुकानदार के ऊपर एक के बाद एक 8 थप्पड़ जड़ने वालों पर क्या कार्रवाई हुई आपने देख लिया। महाराष्ट्र के मंत्री का क्या बयान आया
वो भी आपने सुन लिया। जाहिर है एमएनएस के कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि सरकार के मंत्री तो उन्हीं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब एमएनएस के कार्यकर्ताओं के एक और बवाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये मामला पुणे का है। पुणे के रहने वाले केदार सुमन ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, राज ठाकरे ने पीकर उद्धव को फोन किया और बोला तू मेरा भाई है। फिर क्या था, पोस्ट करने वाले केदार सुमन के घर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज जबरदस्त हंगामा किया। आप इस वीडियो को देखिए। ऑडियो का कुछ हिस्सा हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं। बीप जानबूझ के हमने लगाई है, क्योंकि वो किसी भी सभ्य समाज में बोले या सुने जाने वाले शब्द नहीं है। बोलतो काय तुझ्या आईची तू आता नाही, नंतर तर बाहेर पडशील ना थोड्या वेळाने. तू थोड्या वेळाने बाहेर पडशील ना. तुझ्या आईची गाण तुझ्या बाहेर ये. तू काय बोलला राज इकडे नको विचारू. ये बाहेर ये. काय झालं? तू बाहेर तर ये. तू बाहेर तुला सांगतो ना. बाहेर या. का बाहेर येऊ मी? अरे तू बाहेर तर ये. अरे सांगतो ना बाहेर. अरे तू पोस्ट टाकली ना साहेबांविषयी. तू साहेबांविषयी पोस्ट टाकली ना. कुठली कुठली तुला नाही माहिती. तुला नाही माहिती. तू बाहेर ये ना. ए तुझ्या आईची बाहेर ये. आई सवाऱ्या बाहेर ये. बाहेर ये केदार. दादा बाहेर आहे तुम्ही जरा. तुमच्या लय मस्ती आहे. आई घालेल नो. त्याला बाहेर पाठवा, माफी मागायला. तुम्हाला काय तो राज साहेबांविषयी बोललाय तो आता थोड्या वेळाने बाहेर पडेल ना. थोड्या वेळाने बाहेर पडेल ना. बाहेरून ये ना. तो देखा आपने किस तरीके से मनसे के कार्यकर्ता गुंडई करते हुए केदार के घर पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में पुलिस को कुछ काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब काम तो वहां के मनसे के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अब आपको थप्पड़ की एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस बार पिटाई करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो मराठी नहीं जानता है। पिटाई उस आदमी की हुई जो मराठी बोलता है, लेकिन अब की बार पिटने वालों के पक्ष में स्थानीय सांसद सक्रिय हो गए। दरबार लगा, माफी मंगवाई गई, बाकायदा थप्पड़ भी चले, और ये सब कुछ हुआ सांसद साहब की मौजूदगी में। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। एक और थप्पड़ कांड, जिसकी गूंज नक्कार खाने की तूती बनकर रह गई। जो आदमी थप्पड़ चला रहा है उसे पहचान लीजिए। इसका नाम है तानाजी सावंत। और जो आदमी थप्पड़ खा रहा है उसे भी पहचान लीजिए। ये एक दुकानदार है। पूरा वाकया ठाणे स्टेशन के पास का है। 1 जुलाई की सुबह तानाजी सावंत नाम का एक व्यक्ति दुकान पर मोबाइल का सिम रिचार्ज करवाने पहुंचा। तकनीकी कारणों से जब सिम रिचार्ज नहीं हो सका तो दुकानदार ने मना कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इसी बात पर तानाजी सावंत आग बबूला हो गया और दुकान पर हंगामा करने लगा। बात हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि इस दौरान तानाजी सावंत और दुकान पर काम करने वाले 4 से 5 कर्मचारियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें तानाजी सावंत घायल हो गया। पुलिस ने केस दर्ज किया, कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर नोटिस देकर छोड़ दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हो गया। शिवसेना यूबीटी के स्थानीय सांसद राजन विचारे ने दुकानदार को अपने ऑफिस में बुला लिया। शिव सैनिकों की मौजूदगी में दुकानदार ने मराठी बोलने वाले तानाजी सावंत से बाकायदा कान पकड़कर माफी मांगी। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। गैर मराठी भाषा बोलने वाले दुकानदार को बाध्य किया गया कि वो पैरों में झुककर क्षमा याचना करे। तानाजी ने पूरे एटीट्यूड में माफ भी कर दिया, लेकिन एक थप्पड़ के साथ। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ही 12 जिलों के किसान सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है एक सड़क। ये किसान शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का विरोध कर रहे हैं। नागपुर से
गोवा को जोड़ने वाला 802 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ मार्ग 12 जिलों से गुजरेगा, जिसकी वजह से करीब 27,500 एकड़ खेती की जमीन के ऊपर खतरा आ गया है। महाराष्ट्र में शक्तिपीठ महामार्ग के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के 12 जिलों में किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन कर सरकार को चेतावनी दी। वो सारा किसान का एक ही सोर्स है कि जमीन, वो काली मिट्टी, हम हमारे जमीन को हम माता मानते हैं और जब तक हमारे शरीर में खून का एक आखिरी कतरा भी रहेगा रहने तक ये जमीन हम किसी भी हालत में नहीं देंगे। बहुत से धार्मिक स्थल इसमें जो आ रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं ये स्थल जुड़ेगा, वो स्थल जुड़ेगा, ऐसा शक्तिपीठ है, किसी की डिमांड भी नहीं है। हमारे इधर तो सोलापुर जिले में, धाराशिव जिले में किसी भी किसान ने इस रास्ते की डिमांड नहीं की है। शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करो वरना जन आंदोलन छेड़ेंगे। सांगली में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 घंटे तक यातायात ठप कर दिया। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के पुल पर हजारों किसान सड़कों पर उतरे, तो धाराशिव में छत्रपति संभाजी सोलापुर हाईवे पर 17 गांवों के किसानों के आंदोलन से 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के आंदोलन से जब यातायात ठप हुआ तो आवाज सरकार तक पहुंच गई। लेकिन ये शक्तिपीठ महामार्ग है क्या, जिसके विरोध में किसान एकजुट हो गए हैं? नागपुर से गोवा को जोड़ने वाला ये 802 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ महामार्ग 12 जिलों से गुजरेगा। वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग। इस हाईवे के लिए लगभग 86,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर से तुलजापुर के तुलजा भवानी मंदिर और गोवा के पत्रा देवी मंदिर तक कई शक्तिपीठों को जोड़ने का है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि शक्तिपीठ मराठावाड़ जैसे सूखा प्रभावित इलाके के लिए बड़ी राहत बनेगा। लेकिन किसानों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि ये हाईवे उनकी खेती की जमीन से होकर गुजरेगा। सभी का विरोध होने के बावजूद सरकार शक्तिपीठ महामार्ग जनता के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। इसका कारण यही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 6 लेन सड़क 1 किलोमीटर के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वहीं ये शक्तिपीठ महामार्ग 6 लेन 1 किलोमीटर के लिए 107 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसका मतलब 1 किलोमीटर के पीछे 70 करोड़ का भ्रष्टाचार होने वाला है। और जो भी सॉइल सैंपल करने के लिए आएगा उसको बुरी तरह से किसान पीटेगी। इस तरह हमने चेतावनी दी है, आगे बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है। सरकार का दावा है कि इस हाईवे से नागपुर से गोवा की यात्रा का समय 18 से 20 घंटों से घटकर 7 से 8 घंटे हो जाएगा। साथ ही छोटे उद्योगों और नए रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार वादा कर रही है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। शक्तिपीठ को लेके किसान और सरकार के बीच का ये संघर्ष चरम सीमा पे है। एक तरफ अपनी जमीन बचाने के लिए किसान रास्तों पे उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। आषाढ़ी एकादशी के पृष्ठभूमि में अब यह संघर्ष भगवान विट्ठल के पास गया है। क्या भगवान विट्ठल सरकार या किसानों को सद्बुद्धि देते हैं? क्योंकि अगर सरकार किसानों के पास जाती है, उनको विश्वास देती है और किसान सरकार की बात मानते हैं, तो हो सकता है कि शक्तिपीठ आगे बढ़ेगा। या फिर सरकार के प्रति जो अविश्वास का भाव किसान के मन में है वो फिर बरकरार रहता है, तो ये शक्तिपीठ रद्द होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखना होगा ये
कि भगवान किसको सद्बुद्धि देते हैं। कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, एनडीटीवी, पंढरपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। और ये अब महाराष्ट्र से रुख कर लेते हैं बिहार का। बिहार में चुनावी सरगर्मियां हैं, राजनीतिक तो कश्मकश चली रही है। चुनाव आयोग को लेकर भी जो नई वोटर लिस्ट के नियम कायदे तय हुए उस पर भी बड़ी कवरेज लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बिहार में चुनावी तैयारी रंग लेने लगी है। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी अपने पोस्टरों और भाव भंगिमाओं से ये बताने में जुट गई हैं कि इनकी एकता बिहार में फिर से जीत हासिल करके रहेगी। ये शायद पहली बार किसी चुनाव में हो रहा है इस बिहार में कि दोनों पार्टियों के नेताओं के पोस्टर एक दूसरे की पार्टी में लगे। अभी तक इतने सालों की दोस्ती में कभी नहीं हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि अगर जीत मिल गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में तस्वीरें तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों की लगी हैं, लेकिन लिखा गया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। यानी इस बार नीतीश सरकार नहीं कहा जा रहा, इस बार चुनावी नारे में यही लिखा हुआ है जगह जगह कि फिर एक बार एनडीए सरकार। इसीलिए ये सवाल उठने लगा है कि क्या चुनाव नीतीश के नाम पर तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और भी बन सकता है। भारत माता की वंदे। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जोड़ी विधानसभा चुनावों में कितनी दौड़ेगी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी का स्वागत है। और इससे आगे का सवाल इन पोस्टरों में छुपा है। बीजेपी दफ्तर में लगे इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर है और टेक्स्ट लिखा है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी के दफ्तर में जाइए तो वहां भी पोस्टर पे मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और टेक्स्ट लिखा हुआ है, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। विपक्ष अब सवाल पूछ रहा है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ पोस्टर्स में है। आरजेडी कह रही है कि जेडीयू जो है वो बीजेपी की एक प्रकोष्ठ बनकर रह जाएगी चुनाव के बाद। और सवाल ये है कि क्या 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार पोस्टर से निकलकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंचते हैं या नहीं। परम सौभाग्य का विषय है लोकप्रिय, ओजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज हमारे मध्य पधारे हैं। बीजेपी और जेडीयू को लगता है कि सरकार तो उनकी ही बनेगी। अगर उनकी ही सरकार बन जाती है तो उस सरकार का सरताज कौन होगा? क्या फिर से नीतीश कुमार होंगे या चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा और ताज कोई और पहनेगा? विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत का हवाला दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की पारी घोषित मानिए। अचेत अवस्था में है, अचेत अवस्था में तभी तो आज तक जदयू ऑफिस में मोदी जी का फोटो नहीं लगा था, मोदी जी का फोटो भी लगने लग गया। वही मुख्यमंत्री जी जो थाली खींचते थे, जिनका हाथ पकड़ने पर विवाद हो जाता था, हाथ छुड़ा के भागते थे, आज उन्हीं के दफ्तर में मोदी जी का फोटो लग रहा है, तो अचेत अवस्था में तो है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी, ये तो पक्का है। लेकिन सवाल एनडीए की जीत के बाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के एक अनार के लिए तीन बीमार घूम रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी दावेदारी छोड़ी नहीं है। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने के सपने को लेकर बेताबी दिखाई है, तो वहीं चिराग पासवान की नजर भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन अभी तो बीजेपी हो या जेडीयू, दोनों ही कह रहे हैं चुनाव जीत गए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कि हम 225 सीटें जीतने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। ये गठबंधन के जो दो महत्वपूर्ण नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और बिहार झुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। 20 साल तक सरकार चलाने और सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि और आधार बिहार में मायने रखता है। जैसे ही नीतीश का नाम आता है तो लालू यादव से उनकी तुलना होने लगती है।
और फिर यह देखा जाता है कि जहां लालू यादव ने वंशवाद को बढ़ावा दिया, वहीं नीतीश कुमार इससे अब तक दूर रहे हैं। जहां लालू यादव और उनकी पत्नी रबड़ी देवी की सरकार को जंगल राज माना गया, वहीं नीतीश ने 2005 में सत्ता में आने के बाद स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की। जहां लालू यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के बेहद संगीन आरोप लगे, वहीं नीतीश कुमार की छवि पाक साफ है। और यही वजह है कि बिहार बीजेपी में जोश भरने पटना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीतीश कुमार के लिए तारीफों का पिटारा खोल दिया। बिहार की प्रगति से ही देश की प्रगति होगी। हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त यदि होगा तो विकसित बिहार से ही वह मार्ग प्रशस्त होगा। और साथियों, तथा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करना है। दरअसल बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर पिछले कुछ समय से बेहद फूंक कर कदम रख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का तालमेल शानदार प्रदर्शन लेकर आया। इसके बाद से बीजेपी को इतना तो समझ में आ गया कि अभी वो नीतीश की नाराजगी का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री भी चाहती है। इसीलिए कभी किसी बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव रखा तो किसी ने भारत रत्न देने का। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। बीजेपी को साफ लगता है कि नीतीश अभी बहुत जरूरी है, लेकिन कभी नीतीश के बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर को लगता है कि पिछले चुनावों में 43 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार अब की बार 25 पर ही सिमट जाएंगे। पटना में रमन राय के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पीके यानी प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार अब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। कई बार वो इस बात को रिपीट भी कर चुके हैं। तो सवाल यही है कि अगर इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो क्या फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या चीजें नीतीश के फेवर में जाती हैं और क्या उनके विरोध में जाती हैं, जरा एक ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। नीतीश के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है और उनके पास कोई ऐसा नेता है जिनके आसपास नहीं टिकता है। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी की नज़र भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और वो भी चाहती है कि बिहार में अब उसका मुख्यमंत्री इस बार ज़रूर बन सके। नीतीश के पक्ष में बड़ी बात यह भी जाती है कि ये चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन एनडीए में ही चिराग पासवान एक बार फिर से अपनी अलग दावेदारी कर रहे हैं। ये वही चिराग पासवान है जिनके चुनाव लड़ने से पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का खेल खराब हो गया था। नीतीश के पक्ष में एक और बात यह भी जाती है कि 5 दशक लंबी राजनीतिक पारी के बावजूद उनकी छवि बेहद साफ सुथरी और ईमानदार नेता की आज भी मानी जाती है। उनकी गिनती एक बहुत ही सक्सेसफुल बिहार के चीफ मिनिस्टर्स की गिनती में उनका नाम आता है, लेकिन उनके खिलाफ जो जाता है वो उनकी सेहत है, जो लगातार खराब होती जा रही है। तमाम वीडियोस भी उनकी सेहत को लेकर बीते दिनों में वायरल भी हुए हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में ये भी जाता है कि उनके समर्थन से मोदी सरकार चल रही है, ऐसे में उनकी हैसियत बेहद मजबूत है, लेकिन
उनकी पार्टी जेडीयू की स्थिति विधानसभा में अच्छी नहीं दिखती बीजेपी के मुकाबले। और अगर बीजेपी के ज्यादा विधायक जीत कर आ गए तब भी क्या बीजेपी पिछली बार की तरह नीतीश का नाम आगे बढ़ाएगी या इस बार असर्ट करेगी अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए। आइए अब अगली खबर पर बिहार की ही दिखाते हैं। बिहार में ये तो आपने सियासी खबर देखी, लेकिन अब आपको जो खबर दिखाते हैं वो बिहार के इलेक्टोरल रोल्स को लेकर है, जो कि पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। बिहार में एक तरफ एनडीए जीत की हुंकार भर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष को चुनाव आयोग की एक पहल से इन दिनों बहुत डर लग रहा है। कल बहुत देर तक चुनाव आयोग में इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं ने बहुत लंबी एक बैठक की थी, शिकायत की थी कि आप जो इलेक्टोरल रिवीजन कर रहे हैं, चुनाव वोटरों की गिनती का काम कर रहे हैं, उससे उनको डर लग रहा है क्योंकि बहुत से वोटरों के नाम कट सकते हैं। चुनाव आयोग ने इस एक्सरसाइज को नाम दिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, सर, जिसको सर के नाम से भी चुनाव आयोग को कहा जा रहा है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पाक साफ बनाने का प्रयास कह रहा है, ये सर इसीलिए किया जा रहा है, वहीं वोटरों को इससे मुश्किलें हो रही हैं। उसको समझने के लिए देखिए पटना से मेरे सहयोगी सोमू आनंद और दिल्ली से प्रशांत की एक खास रिपोर्ट जो बता रही है कि किस तरीके से बिहार का जो मतदाता है, जो वोटर है, वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखाने को लेकर इन दिनों कितनी कवायद कर रहा है। तो आपके पास जन्म का कोई प्रमाण पत्र है? यही बना है सही बस यही है और कुछ नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? कचमा तक पढ़े हैं, कचमा तक पढ़े हैं। ठीक है। आप कहीं काम करते हैं? नहीं काम करते हैं। पटना के दीघा इलाके के इस जर्जर मकान में रहने वाली 92 साल की सोनपत्ती देवी और उनके बेटे अमरेंद्र परेशान हैं। उनके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है। उन पर वोटर लिस्ट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो आपके पास कोई कागज है? आपका जैसे जन्म तिथि का कोई कागज है आपके पास? नहीं है। तो आप पढ़े लिखे हैं? तो आप कहाँ तक पढ़े? मैट्रिक किए हैं। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? अभी तो नहीं ना है, स्कूल में नहीं निकाले हैं। अब कोई पहचान पत्र नहीं है आपके पास? वही पहचान पत्र है। अमरेंद्र और उनकी मां हर चुनाव में वोट करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए वोटर लिस्ट में बने रहना भी चुनौती है। दोनों के नाम 2003 के इलेक्टरल रोल में नहीं मिले, न ही 11 दस्तावेजों में कोई दस्तावेज ही वो दिखा पा रहे हैं। जाति नहीं है, बाकी यहीं आके सब दिवाते हैं BO साहब। कब बना था आपके माँ का वोटर ID कार्ड? तो हमको तो यादें नहीं है, पहले स्लेट पर बनता था लिखा के, श्री चंद्रे में बना था मिडिल में, उसी समय का है ना। वही वृद्धा पेंशन मिलता है और ये मिलता है बस। आप पहचान पत्र है। पटना में बैठे अमरेंद्र परेशान हैं तो दिल्ली में आए बिहार के लोग भी हैरान परेशान हैं कि कहीं उनके वोटिंग का अधिकार न छिन जाए। 25 जुलाई तक जाके वेरीफाई करना है, तो आप जाएंगे? कैसे जाएंगे? काम यहाँ पर इतना पड़ा है, कैसे छोड़ के जाएंगे? मालिक कोई मानेगा नहीं तो कैसे हम जाएंगे? तो अगर नहीं जाएंगे तो कहा जा रहा है कि नाम कट जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अब देखेंगे अब क्या करेंगे। सरकार को ही करना चाहिए ये चीज़। तो अब सरकार ही समझेगी, हम लोग को जा नहीं पाएंगे। आदमी जाने नहीं देगा, यहाँ का ठेकेदार मालिक लोग भी नहीं जाने देंगे। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कुछ निर्णय ऐसे होने चाहिए जो आम जनता के अनुकूल हो, आम जनता इसमें जिसमें सहजता महसूस करे। अलोकतांत्रिक लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आम जनता पर, गरीब जनता पर सोची समझी साजिश के तहत एक थोपा जा रहा है कि जो वह मतदाता सूची से बाहर हो जाए। 25 जुलाई तक वोटर लिस्ट ठीक करना है, नहीं जाइएगा तो नाम कट जाएगा। तो आपको मालूम है इसके बारे में? हाँ हमको मालूम नहीं है, लेकिन 10 तारीख को जा रहे हैं हम। आप 10 तारीख कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। अच्छा। हाँ आप जाके काम करवाइएगा? हाँ करवाना पड़ेगा। आपके पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है? हाँ है। वोट तो मैं गांव में देते रहते हैं। दिल्ली देते हैं कि वहाँ? गांव में ही देते हैं। आपका वही नाम है? वही नाम है। तो आपको वोट ये पता है कि वोटर लिस्ट में बदलाव? हमको अभी कुछ पता नहीं है। तो 25 जुलाई तक घर जाके ठीक करवाना होगा। जा रहे हैं आप? घर जा पाइएगा? अभी देखते हैं सर, हमको तो अभी ये सबको आज पता लगा है।
हालांकि हर किसी के लिए ये प्रक्रिया उतनी मुश्किल नहीं है। दीघा के अजय कुमार पेशे से शिक्षक हैं। उनके पास जरूरी दस्तावेज भी थे, तो उन्होंने फॉर्म भरकर बीएलओ को हाथों हाथ जमा कर दिया। कोई परेशानी इसमें नहीं थी, बहुत ही थोड़े फॉर्मेलिटीज़ है जिसको फिलअप करना है उसको मैंने कर दिया, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था इन्होंने मांगा, मैंने सबमिट कर दिया, साथ में दैट्स ओवर। आयोग के निर्देशों के अनुसार बीएलओ को 3 बार मतदाताओं के घर पहुंचना है, लेकिन बूथ के सभी मतदाताओं तक 25 दिनों के अंदर पहुंचना आसान नहीं होने वाला। कल फॉर्म मिले थे हमें, तो इसलिए कल से मैंने फॉर्म बांटना शुरू किया है। 15-20 घरों में मैं जा चुकी हूँ। कुछ अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बता रही हूँ कि उसके साथ जो अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मुझे चाहिए, जैसे उनका एक फ़ोटो चाहिए और प्रमाण पत्र का जो दस्तावेज़ है वो एक मुझे चाहिए। तो ये रेडी करके रखे, इसलिए कल मैंने कुछ फॉर्म बांट दिया और कहा कि अगर रेडी है तो आप मुझे वहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों का पास में है, फॉर्म है, फ़ोटो है, तो वो मुझे दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम बाद में आइएगा, हम रेडी करके रखेंगे। कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको मैंने पहले से बता दिया है वो तो तैयार करके रखते हैं, और जो जिनको अनपढ़ है, मतलब नहीं समझ में आते, एक दिन पहले मैं समझा के जाती हूँ, फिर भी वो आते हैं, मैडम भरवा दीजिए, कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे साइन करना है, तो 10 मिनट का समय अमूमन लग जाता है। इस पूरे अभियान को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा के नेता इसे जरूरी प्रोसेस बता रहे हैं। वहीं महागठबंधन इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। हमने पढ़ा है कि उसमें है कि 6-7 तरह का आपको डॉक्यूमेंट लेना है, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। और कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि समाज में इस तरह का बात ना फैलाएं, ताकि लोगों में ये हो। सब 100 समय हम लोग को विश्वास है कि पूरा काम हो जाएगा। वोटर गहन परीक्षण 2003 के बाद ऐसे समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उर्फ नमो कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है जब बिहार बाढ़ की चपेट में 25 दिन की काल अवधि है, कैसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा? आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ी आबादी के लिए दस्तावेज जमा करना आसान नहीं है, खासकर अमरेंद्र जैसे लोगों के लिए जो कभी अपने दस्तावेज संभाल कर नहीं रख पाए। दिल्ली में प्रशांत के साथ पटना से सोमू आनंद की रिपोर्ट। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा रही है। बिहार में एक बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ को एक हफ्ते में 1450 वोटरों तक पहुंचना है, 1450, और उनके डॉक्यूमेंट्स जांचने हैं। अब फर्ज कीजिए कि एक बीएलओ 7 दिन अगर काम करता है तो रोजाना वो 207 वोटरों के डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। अब अगर वो बीएलओ रोजाना बिना खाए पिए लगातार 9 घंटे काम करे तो 1 घंटे में 23 वोटरों के डॉक्यूमेंट्स उसको चेक करने होंगे, वेरिफिकेशन कंफर्म करना होगा। 23 वोटर का मतलब हुआ कि वो एक वोटर पर सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त उसके पास है, और इस समय के अंदर उसको डॉक्यूमेंट्स को देखना भी है, उसको सर्टिफाई भी करना है और मुतमईन भी होना है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। अब आप ही सोचिए कि 2.5 मिनट में बीएलओ किसी वोटर के पास जाकर कैसे सारे दस्तावेज जांच लेगा, जबकि एनडीटीवी से बातचीत में एक बीएलओ ने खुद बताया कि इस काम में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। उस हिसाब से एक बीएलओ एक दिन पूरे 9 घंटे काम करके सिर्फ 54 वोटरों तक ही पहुंच सकता है। ये विरोधाभास दिखाता है कि कई सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं इस पूरी एक्सरसाइज को जल्दबाजी में निपटाने में, क्योंकि समय केवल 25 जुलाई तक का है। और ये सर SIR का डर क्या है, इसको विस्तार से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशील बहुगुणा। शुक्रिया सुमित। बिहार में इन दिनों सरसर चलती मानसूनी हवाओं से ज्यादा जिक्र चुनाव आयोग के सर का हो रहा है, जिसे लेकर कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के सर चकराए हुए हैं। ये सर है क्या जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, यही समझते हैं। यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की विशेष प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी संक्षेप में SIR। दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 1 जुलाई से बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, नीयत पर शक कर रहा है।
चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया 2003 में हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई, इसलिए यह मुहिम जरूरी है। समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ ये इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरकर जमा करना है, उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। बिहार में ऐसे 4,96,00,000 मतदाता हैं और आपको बता दें 2024 के चुनाव में 7,71,00,000 मतदाता बिहार में थे, यानी करीब 3 करोड़ के आसपास मतदाता हैं जिनके सामने दिक्कत आएगी। चुनाव आयोग ने 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अब सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिकों जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या उससे बड़े होंगे। और जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता और पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्म स्थान दोनों का सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब 21 से 38 साल के बीच आज होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्मतिथि और जन्म स्थान का भी सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है कि इतनी जल्दी 25 तारीख तक ये सबूत कहां से लेकर आएंगे। विपक्ष ने और कई नागरिक संगठनों ने ये सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों पर करेंगे बात आगे, लेकिन पहले इस प्रक्रिया के पीछे चुनाव आयोग का तर्क समझ लेते हैं। आयोग के मुताबिक 2003 के बाद बीते 22 साल में तेजी से शहरीकरण हुआ है, यानी गांव से लोग शहरों में गए हैं। प्रवास काफी तेज हुआ है, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में गए हैं, दूसरे राज्यों के लोग बिहार आए हैं। कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं। कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है और सबसे अहम, मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध आप्रवासियों को भी अलग किया जाना जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता बिहार में बांग्लादेश से आए आप्रवासियों को लेकर है। इसके लिए आयोग जो सबूत मांग रहा है उसमें 11 तरह के दस्तावेज शामिल हैं। अब ये दस्तावेज क्या हैं? इनमें है जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी नेशनल रजिस्टर में नाम, परिवार रजिस्टर, जमीन या आवास आवंटन पत्र, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का कोई आई कार्ड, सरकार या बैंक या पोस्ट ऑफिस या एलआईसी या सरकारी कंपनी का आई कार्ड या सर्टिफिकेट। तो ये तमाम वो सर्टिफिकेट हैं जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं या मान्यता दी जाती है जिनको सरकार के संस्थानों की तरफ से। चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट पूरी नहीं है, यानी कुछ और दस्तावेजों को भी मान्यता दी जा सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई तक घर घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्यौरा जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। विपक्षी दलों का तर्क है कि यह सारा काम बहुत जल्दबाजी में हो रहा है और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों सही मतदाता भी लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। 26 जुलाई तक अपने या अपने माता पिता की जन्मतिथि या जन्म स्थान के सबूत जुटाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होगा। विपक्ष का यह भी तर्क है। यह भी कह रहा है विपक्ष की चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एनआरसी को लाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन एसआईआर के आदेश से उस प्रक्रिया को नकार दिया गया है। 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस आधार पर पूछा जा रहा है कि क्या 2003 से 2024 तक हुए चुनाव पर सवाल खड़े नहीं हो जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे जरूरी बता रहा है। बिहार के चुनाव करीब हैं और ये मुद्दा आए दिन लगातार सुर्खियों में रहने वाला है। और अब बाकी खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुमित अवस्थी के पास। और अब आपको दिखाते एक अच्छी खबर। मुंबई के कल्याण में रहने वाले हर्ष गुप्ता ने यह साबित कर दिया है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। एक समय ऐसा था जब हर्ष 11वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे।
उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन IIT में पढ़ाई करेगा। लेकिन हर्ष ने हार नहीं मानी और आज वही IIT रुड़की में दाखिला लेकर हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहन लाल द्विवेदी की एक कविता में छुपे संघर्ष को साकार कर दिखाया है मुंबई से सटे कल्याण से ताल्लुक रखने वाले हर्ष गुप्ता ने। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर्ष गुप्ता 11वीं के इम्तिहान में फेल हो गए थे। अब 11वीं फेल छात्र क्या IIT रुड़की में अपने दम से जा सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ, और ये जवाब है हर्ष का। उन्होंने दोबारा 11वीं का इम्तिहान दिया, पास किया और फिर JEE मेंस में 98.59 परसेंटाइल हासिल कर JEE एडवांस के लिए भी क्वालिफाई किया। आज हर्ष का दाखिला IIT रुड़की में हो गया है। मुझे आज भी याद है जब मेरा फर्स्ट डे था तो मेरा उस क्लास में काफ़ी मजाक बनाया गया था बच्चों के द्वारा कि तुम तो इतने पिछड़े इलाके से आते हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ें नहीं आती थी। और सर आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि उस बैच से शायद मैं इकलौता लड़का हूँ जो सेलेक्ट हुआ। हर्ष के पिता संतोष गुप्ता कल्याण में एक छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। सीमित संसाधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने बेटे के सपनों को मरने नहीं दिया। हर्ष के पिता संतोष गुप्ता की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं। कितने बार हुआ मेरे साथ में, कितने लोग बोले कि बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मेरा सपना एक ही था कि मैं सब कुछ लगा के बच्चों को पढ़ाऊंगा। इससे जब और मैं कुछ किया भी नहीं, जितना भी कुछ था मेरे पास सब बच्चों पे ही लगा दिया। सर मैं यही कहूँगा कि इसका जो सपना है अपना पूरा करें, इसके सपोर्ट में हम हैं। इसका जो भी रहेगा करेंगे, जैसे भी मतलब मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े करेंगे हम। हर्ष बताते हैं कि जब वे 11वीं में फेल हुए थे तब स्कूल के कई छात्र उनका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि पानीपुरी वाले का बेटा IIT कैसे निकालेगा, लेकिन हर्ष ने उन तानों को अपने जुनून में बदला और बिना पीछे देखे मेहनत करता रहा। स्कूल में काफ़ी चिढ़ाया जाता था, पानीपुरी वाले का लड़का ऐसा करके बोला जाता था, बट मैंने उस चीज़ को कभी लिया नहीं, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में थी नहीं। शायद मेरे पापा को वो एजुकेशन मिलती तो वो भी अच्छा कर पाते, वो उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने मेहनत करी, मुझे पढ़ाया। मैं उसी में काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पापा ने मुझे कोटा भेजा और तैयारी कराई, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो मौका ही नहीं मिल पाता तैयारी करने का। 11वीं में तबीयत खराब होने से हर्ष इम्तिहान पास नहीं कर पाए थे, लेकिन जज्बे का इम्तिहान वो पास करते गए। हर्ष ने ये बात साबित कर दी है कि अगर हौसलों में जान होती है तो कोई भी उड़ान मुश्किल नहीं। पंखों को मजबूत करना हमारे हाथ में है, आसमान तो सबके लिए बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और हर्ष गुप्ता जैसे छात्रों की ऐसी स्टोरीज को देखने के बाद लगता है कि शायद इन्हीं के लिए दुष्यंत कुमार साहब लिख के चले गए कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हर्ष ने 11वीं फेल होने के बावजूद भी IIT क्लियर की, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे हम सबको ज़रूर सीख लेनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए खबरों की खबर।